कैसे बेची इफ्तिखार साहब बड़ी को। बड़ी गहरी बात कर रहे हैं आप। सर एक और मामले की जानिब मैं निशानदेही करना चाहती हूँ, उस पर भी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। 5 अगस्त जब ये कश्मीर का मामला हुआ, जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया पर हमारे पास ये मामला रहा और 2-3-4 महीने तक रहा, उसके बाद अब फिर ये NRC और ये दिल्ली वाला सारा मामला हुआ उसके बाद, लेकिन अब वो तवज्जो उस तरह से नहीं है जैसे उन दिनों में थी। अब ये देखिए, हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों पर हमले, लूट मार, मसाजिद जलाने का मंसूबा बना रहे हैं। RSS के ये वाहियात गुंडे ये अपनी वीडियोस जारी कर रहे हैं, फरमा रहे हैं कि मुसलमानों के मसाजिद को जलाया जाए, घरों को जलाया जाए। ये मुसलमानों के साथ क्या किया जा रहा है भारत में, और मुस्लिम हुक्मरान क्यों चुप साधे बैठे हैं, क्यों खामोश बैठे हैं? ये मुस्लिम उम्मा की जो हम बात करते हैं, क्यों खामोशी है सर? देखिए, यहाँ तक मुस्लिम उम्मा का तल्लक है, मैं तो इसको मानता नहीं, क्योंकि दुनिया का कोई ऐसा मुसलमान मुल्क नहीं है जहाँ पे आप वीज़े के बगैर लैंड कर सकें। बल्कि अब तो कुछ ऐसे मुल्क भी हैं, जब आप उनके मुल्क में लैंड करते हैं तो आपकी आंखों को खोल के स्क्रीन पे देखा जाता है कि आपकी जो आइस का रंग है वो क्या है। किसी मुसलमान मुल्क में आप फ्री वीज़ा लैंड नहीं कर सकते। तो उम्र का तो तस्वर ऐसे ही है, किताबों में लिखा हुआ है, बड़े लोगों की बात है। जहाँ तक रहा कश्मीर का मसला, ये आपने बहुत खूबसूरत बात की है, और जवाब अब सुनिएगा कि जब मौलाना फजल रहमान मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ जुलूस निकाल रहे थे, तो कहा गया कि मौलाना फजल रहमान ने ये जुलूस निकाल के हिंदुओं की हमायत कर दी है, इंडिया को फ़ायदा पहुँचा दिया है, क्योंकि कश्मीर में जुल्म हो रहा है और हम कश्मीर के जुल्म के खिलाफ बोलना चाह रहे थे, तो इन्होंने हमारी तवज्जो हटा दी है। भाई मौलाना चले गए, वो जलसा ख़त्म हो गया, वो हंगामा ख़त्म हो गया, उसके बाद हमने क्या कर लिया? हम तो अपने जो सफारतकार हैं दुनिया भर के, वो नहीं कुछ करने को तैयार। उनको चाहिए था कि इस मामले पे बोलें, और जो जुल्म अब हिंदुस्तान में हो रहा है, इससे एक बात और साबित होगी कि जो 2 कौमी नजरिया था जी, वो दुरुस्त है। जो बात हमारे बुजुर्गों ने आज से 70-80 साल पहले डिस्कस की, बहस की कि इस सब कॉन्टिनेंट में 2 कौमें बसती हैं, उनकी सोच मुख्तलिफ है, उनका रहन सहन मुख्तलिफ है, तो कई दानिशवर लोग कहते हैं कि गलत है, आप ऐसी बात ना करें। आप कह रहे हैं ना कि हमने क्या कर लिया, तो सर याद कीजिए ना कि हमारे वजीर आजम तकरीर अच्छी करते हैं, फिर हमने वो हर जुमे के रोज़ आधे घंटे खड़े होने की प्रैक्टिस, ये सब कुछ हमने किया तो है, लेकिन अफसोसनाक बात ये है कि ना कश्मीर के लोगों का मसला हल हो सका और ना जो मुसलमानों के साथ भारत में किया जा रहा है। बस अल्लाह से दुआ ही की जाए। जी जी, कंप्लीट करें। मैं राउत साहब की बात को एक को सपोर्ट करना चाहता हूँ, जो है अपना टिड्डी दल के बारे में। देखें, इतना खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई थी कि ये पंजाब में भी दाखिल हो गया था, और पंजाब में दाखिल होता तो ये साहिवाल तक आ गया था। और आप यकीन करें कि अगर इसको ना रोका गया, और राउत साहब बिल्कुल सही कह रही है, फिर सिंध का मसला या बलूचिस्तान का मसला नहीं रहेगा, फिर ये पूरे के पूरे उस इलाके में जा सकता है जहाँ पे फसलें काश्त होती हैं, और ये दरख्तों को चट कर जाता है। अगर ये दरख्तों पे बैठ जाए ना किसी दरख्त पे रात को, तो सुबह उस दरख्त के पत्ते ही आपको नजर नहीं आते। ये कोई कहानी है, अफसाना नहीं मैं आपको सुना रहा। बिल्कुल। तो दिस इज द टाइम कि फेडरल गवर्नमेंट को संजीदगी से इस मामले को लेना चाहिए, और इस पे ये कहना कि जी सूबों का काम है, मेरा नहीं ख्याल कि ये सूबों की जिम्मेदारी है, ये वफाक की जिम्मेदारी है, और वफाक को ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बाकी रहा आपके सवाल, जहाँ से आज की डिबेट का आगाज हुआ, काश हम पहले 15 रोज संजीदा लॉकडाउन पूरे मुल्क में कर लेते, तो आज सूरत हाल इतनी बिगड़ी हुई ना होती और बिगाड़ की तरफ नहीं जा रही होती। इफ्तिखार साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर। ज़कात इसको नहीं लग सकती, लिहाजा इस एतबार से फैसला किया जाएगा, अहम फैसला नहीं किया जाता। अब इस तरीके से ज़कात फंड से रोड बनाना, तनख्वाहें देना, ज़कात फंड को इस तरीके से, ये जो हुकूमत के बाद बहुत सारी दुनिया से फंड आए हैं, वो क्यों नहीं इस्तेमाल करते कोरोना उसके लिए? इनको सिर्फ ज़कात ही नजर आती है इस्तेमाल करने के लिए। इसलिए ऐसा ना करें, इससे जो है नुकसान होगा। जिस कौम को अगर बर्बाद करना हो तो वो ज़कात खाएंगे तो नुकसान होगा, और ज़कात गुरबा का हक है, उन्हीं को दिया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती नईम साहब आपका, आप साथ मौजूद थे। अगले टॉपिक की जानिब नाज़रीन फौरन बढ़ जा, सलीम मलिक के हवाले से बात करनी है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट में आजकल फिक्सिंग की खबरें खूब गर्म हैं। पिछले हफ्ते साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम सलीम मलिक ने 19 साल बाद कौम से माफ़ी मांगते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को
बहुत सारे राजों से पर्दा उठाने का कहा तो कुछ क्रिकेटर्स उनकी मुखालफत में उठ खड़े हुए थे और कुछ ने सलीम मलिक का साथ देते हुए पुराने किस्से बयान करना शुरू कर दिए थे। अब कुछ ने कहा था कि जो भी फिक्सिंग स्कैंडल में मुलव्वस हो उसे ज़िंदगी भर के लिए क्रिकेट के मैदानों से दूर रखा जाए। साबिक कप्तान सलीम मलिक, फास्ट बॉलर अताउर रहमान, खालिद महमूद और आरिफ अब्बासी के बाद जस्टिस क़य्यूम रिपोर्ट के पहले गवाह सरफराज नवाज भी बोल पड़े, कह रहे हैं कि वसीम अकरम को बैन कर दिया जाता तो हालात मुख्तलिफ होते। वसीम अकरम सैफुर रहमान की तहकीकात में फिक्सिंग का एतराफ़ कर चुके हैं। सरफराज नवाज ने मजीद बताया कि वसीम अकरम के एतराफ़ी बयान की ऑडियो और वीडियो हुकूमत के पास मौजूद हैं। अगर वसीम अकरम पर उस वक्त पाबंदी लगा दी जाती तो आज हालात मुख्तलिफ होते। सलीम मलिक साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। सलीम मलिक, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आपने आवाम से माफ़ी मांगी है, जैसे ही आपने माफ़ी मांगी यहाँ तो पूरा का पूरा पिंडोरा बॉक्स ही खुल गया है। मैं इस हवाले से भी आपसे बात करती हूँ, लेकिन पीसीबी के साथ जो आपने कहा था कि मैं ताउन करने के लिए तैयार हूँ, तफस्सुल रिजवी साहब कह रहे हैं कि 2011 में 2 सवालात भिजवाए थे आपको, उनका आप जवाब जमा करवा दें, फिर बात आगे बढ़ेगी। सर देखें जी, मुझे इन्होंने जो मैंने सुना टीवी पे कि इन्होंने कहा कि मुझे 2011 में इन्होंने कोई मुझे सवाल जवाब भिजवाए थे, ठीक है जी, ना तो वो मुझे मिले, तो मैं अगर मुझे कोई चीज़ मिलेगी नहीं तो मैं उसका क्या जवाब दूंगा। आप मुझे बताएं कि अगर आपको कोई चीज़ रिसीव नहीं हुई तो आप उसका जवाब तो नहीं दे सकते ना, हवा में तो नहीं मैं जवाब दूंगा जितनी देर मुझे कोई चीज़ नहीं मिलेगी। और दूसरी बात ये कि ये मैं 2008 में ये 2000 से 2008 तक मैं ये केस लड़ता रहा हूँ, इन्होंने कोर्ट में तो कभी पेश नहीं किया। अब आके ये कह रहे हैं कि हमारे सवालों का जवाब दें, ये फिर कोर्ट में पेश करते, इन्होंने कोर्ट में क्यों नहीं पेश किया? ये सब मन घड़त। अब मैं इसको क्लियर करूंगा, उसके बाद ये 2 साल बाद फिर कोई चीज़ नहीं लेके आ जाएंगे, तो इनको कहें जो जो कुछ है लेके आ जाए। सलीम मलिक साहब, क्यों आपके साथ ये बिहेवियर क्यों? आपको अभी तक समझ नहीं आएगी। हर रोज टीवी पे आप देखें, आपको नजर आ रहा है कि कौन इस गेम के पीछे, कौन बंदों ने किस तरह हम मुझे कप्तानी से हटाने के लिए क्या क्या किया। चलिए सलीम मलिक साहब, समझ लीजिए कि मुझे समझ नहीं आ रहा। सर, कौन था जो आपकी कप्तानी के पीछे पड़ा हुआ था, आपको हटाने के पीछे पड़ा हुआ था? कौन ये गेम खेल रहा था? खुद नाम बता दीजिए। देखें, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ये तो वक्त अखबारों की सुर्खियों में था कि वकार और वसीम को आपस में लड़ाई थी कि वो दोनों कप्तान बनना चाहते थे। उसके बाद उनकी जगह मुझे कप्तान बनाया गया, और जैसे मैंने इनको हैंडल किया आपने देखा होगा। मैं तो हमेशा इसलिए कहता हूँ कि स्टैट्स निकाल के देखें। पूरी जहाँ मैं सीरीज खेला मैं जीता। मेरी जीत को कोई अप्रिशिएट नहीं करता, मेरी हमेशा नेगेटिव चीज़ों को लोगों के सामने लेके आए। कौन लेके आए ये आपके सबके सामने है कि किन किन लोगों ने मेरी कैसेट रिकॉर्ड करने की कोशिश की। अच्छा, 1994 में सर बासित अली साहब, उनके ऊपर भी मैच फिक्सिंग के इल्ज़ाम थे, उनके ऊपर भी मैच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। आप उस वक्त टीम का हिस्सा थे, तो आपके पास इस हवाले से कोई मालूमात थी? है मुझे मेरे से तो इस किस्म की कोई बात नहीं हुई जी, ना मुझे कोई उसका हिस्सा बनाया गया था, क्योंकि ये बिटवीन इंतखाब आलम और बासित की हुआ था। वो रिपोर्ट अब्बासी साहब के पास पहुंची और अब्बासी साहब ने वो टीवी पे जो मैंने सुना उनको कहा कि आपने मुझे ये मेंशन क्यों नहीं किया अपनी रिपोर्ट में। तो ये देखे ना, बहुत सारी चीज़ें अब निकल रही हैं। और जस्टिस क़य्यूम की रिपोर्ट में एडमिट किया उसने कि हाँ मैंने किया था, और जस्टिस क़य्यूम ने किसी को और सजा नहीं दी। मेरा मौका जिन लोगों ने माना, मैं तो केस लड़के जीता, मैं तो इसकी रिपोर्ट को मानता ही नहीं हूँ, इसी वजह से कि ये सारा झूठ का बलंदा है। उसने ये कहा, उसने वो कहा। ये पिछले 20 साल से ये लैला मजनू की कहानियाँ सुना रहे हैं मेरे खिलाफ। तो मैं तो हमेशा मैं इसको नहीं मानता था, तो मैं कोर्ट में गया और मैंने कोर्ट से ये जीता। जितनी ये चीज़ें दिखाती हैं, टेपें जितनी थी, तो मैंने तो कोर्ट से जाके केस जीता ना उन्हीं चीज़ों पे। सलीम मलिक साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त सर बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। मैं आपसे जानना ये चाह रही हूँ आखिर में कि क्या आपको खान साहब की हुकूमत से कोई उम्मीद है? इंसाफ मिलेगा आपको? क्रिकेट की तरफ आप वापस आ सकते हैं? वापसी का मौका आपको दिया जाएगा?
बिल्कुल, मुझे बिल्कुल उम्मीद है। देखिए जी, इसके पर बहुत बड़े जो कुछ हमने सीखा है, मैं हमेशा कहता हूँ कि स्किपर वो चीज़ थे जो जब वो पाकिस्तान टीम में हम आए थे, जब उन्होंने कप्तानी संभाली थी, तो सबसे पहली बात ये उन्होंने की थी कि पॉजिटिव। और उसके बाद में जितने लोग रहे उनके टेन्योर के, उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस देख लें, वहां तक पाकिस्तान टीम हमेशा जीती थी, हम कभी इंडिया से नहीं आ रहे थे। तो बात ये है कि वो जैसे ही वो खत्म हुआ उनके टेन्योर के पे, तो टीम फिर वैसे गई। और अब हालात ऐसे हैं कि मुल्क की हालात पिछले 1.5 साल से वो जिस जंग से लड़े हैं, रोज कोई ना कोई नया इशू होता है। अब कोरोना आ गया और आई एम श्योर तो इस मुश्किल से भी उनमें, मैं समझता हूँ इतने 12 साल उनके साथ खेलो, वो इस मुश्किल से भी निकलेंगे। उनमें एबिलिटी है कि वो पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालेंगे। और मुझे भी इस बात की भी उम्मीद है कि वो मुझे भी इस मुसीबत से निकालेंगे। चलिए सर, बेस्ट ऑफ लक। अगर आप